और की बात में आज की बात में मंगलवार है। सभी को हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, यही कामना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात मुख्य खबरों के साथ। तो दो बड़ी खबरें हैं जो सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी हैं, वो आपको खबरें पता भी होंगी। और वो है लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले देश में CAA लागू, नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना कल जारी कर दी गई। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से जो गैर मुस्लिम लोग यहाँ पर आए हैं भारत में, यानी मोस्टली हिंदू हैं उसमें सताए हुए पीड़ित, तो उन लोगों को नागरिकता भारत की मिल जाएगी। इस कानून के तहत 16 में ही ये कानून जो है बनाया गया था, लेकिन पास हुआ था 19 में, दिसंबर 2019 में संसद में से पारित हुआ था और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली भी थी। लेकिन उस वक्त इसके खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन वगैरह हुए थे, इसलिए कानून अभी तक लागू नहीं हो गया था। और इनके नियमों को, रूल्स को जो है उसको अधिसूचित किया जाना था। तो अब जाके जो है ये अधिसूचित कर दिया गया कल। और जिन लोगों को नागरिकता चाहिए उनके लिए एक वेब पोर्टल बनाएगी भारत सरकार, और ऑनलाइन मोड में जो है आपको एप्लीकेशन देना होगा और आप जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसमें मुस्लिम लोग नहीं शामिल हैं, इसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। और उनका कहना है, अल्पसंख्यक लोगों का कहना है, साथ ही साथ तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका कहना है कि इससे जो है उनकी हैसियत दोयम दर्जे की हो जाएगी। सरकार का कहना है कि साहब इसके लागू होने से किसी की स्थिति खराब नहीं होगी, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, वो रहेंगे। और जो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो लोग एलिजिबल हैं, उनको कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, भले वो अवैध तरीके से आए हों। 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक कुल 1414 लोगों को भारतीय नागरिकता दे भी दी गई है। तो ये है। अब इसमें इसके बाद जब ये लागू हुआ कल, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी जगह तेज की गई और कड़ी की गई। और यूपी में भी अलर्ट रहा, तमाम पुलिस बल जो है वो सड़कों पे उतरे। लखनऊ में भी, पुराने लखनऊ में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर उतरे, SB शिराड़कर साहब। बहरहाल, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उतना विरोध नहीं होगा जितना पिछली बार हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, ये सोचती है कि बीजेपी इसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो माइलेज तो बीजेपी को ही मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है AIMIM, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, बहुत सारे ऐसे दल जिनका वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, तो वो लोग प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि इस बार विरोध जो है वो बयान तक ही सीमित रहेगा। तो बहरहाल ये नियम लागू हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर लिखा कि पीड़ित मानवता कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय, यानी हिंदू और बौद्ध और पारसी, सिख, जैन, ये लोग जो है इनका सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। ये हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी ने लिखा उस पर। तो बहरहाल इसमें कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो इसमें लिखा हुआ है, एक पोर्टल है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या राज्य सरकारें इसे खारिज कर सकती हैं। जैसे बंगाल और केरल, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि साहब नहीं साहब, हम नहीं लागू करेंगे, ये भेदभाव करता है धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर, तो हम इसको नहीं करेंगे, तो CA लागू हम नहीं होने देंगे। तो कौन कौन से राज्य हैं? मेन तो 2 राज्य हैं, एक आपके बंगाल हो गया
और दूसरा हो गया केरल। तो नोटिफिकेशन तो इशू हो गया, लेकिन अब वो देखना ये है कि ये लागू कैसे होता है और कहाँ कहाँ लागू होता है, इन दो जो स्टेट हैं यहाँ पर लागू होता है कि नहीं। तो पश्चिम बंगाल और केरल सरकार ने इसका विरोध किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी नियम देखे हैं, नियम देखने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर धर्म, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो हम उसे मंजूर नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीए और एनआरसी के जरिए किसी की नागरिकता छीनी जाती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उसका कड़ा विरोध करेंगे। और ये बंगाल है, यहाँ हम सीए को लागू नहीं होने देंगे। उधर केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कई बार इस बात को दोहरा चुकी है कि हम सीए यहाँ नहीं लागू होने देंगे। जो मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, इस सांप्रदायिक कानून के विरोध में पूरा केरल एक साथ खड़ा होगा। गौरतलब है कि केरल में जो है क्या स्थिति है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम और जो क्रिश्चियनिटी है वो हावी है। बहरहाल तो ये दो स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। और केरल ने तो 1919 में ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करा के इस कानून को रद्द करने की मांग की थी। तो सीए के बारे में आपको जैसा मैंने बताया कि ये कानून 2016 में सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था और दिसंबर 2019 में ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया था। बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया था, लेकिन लागू नहीं किया था। नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था, नोटिफिकेशन कल जारी की गई है। अब इसमें किसको नागरिकता मिलेगी ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हैं, उन भले ही इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, इनको नागरिकता मिलेगी। इसके लिए इन्हें अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक वेब पोर्टल बनाएगी भारत सरकार, उस पर अप्लाई करेगी। तो अब वो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। अब कुछ जगह ऐसे हैं भारत में जहां पर ये कानून नहीं लागू होगा, जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और इनके जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे आदिवासी रह रहे हैं सदियों से, वहाँ पर ये कानून नहीं लागू होगा। और ऐसी जगह पे नहीं लागू होगा जहाँ संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जिन इलाकों को संरक्षित किया गया है या रहने वालों को संरक्षित किया गया है। साथ ही साथ इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी ये लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट और जो है ये पूर्वोत्तर के जो कुछ जनजाति मतलब ट्रैवल बेल्ट है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए ये लागू किया गया था। मणिपुर इसमें नहीं था, लेकिन इसे बाद में मणिपुर को भी शामिल कर दिया है। तो इनर लाइन परमिट एक तरह से ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है या यात्रा दस्तावेज होता है, जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए जो है एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने के लिए दिया जाता है। तो उनके ऊपर ये नहीं लागू हो सकती है। तो अब ये कानून बना है। अब इस कानून के खिलाफ जो है बहुत सारे आपके वो भी दाखिल किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। तो चूंकि केंद्र का जुड़ा विषय है, इस पे राज्य सरकार फैसला देने का इसका कोई अधिकार नहीं होता है। केंद्र के जो विषय होते हैं, कानून 3 तरह से बनता है। एक कानून होता है जो सिर्फ केंद्र सरकार ही बना सकती है कुछ सब्जेक्ट्स पे, जैसे रक्षा है, विदेश है, जनगणना है, रेल है, नागरिकता है। तो नागरिकता का कानून जो है सिर्फ भारत सरकार ही बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। कुल ऐसे नियर अबाउट 100 सब्जेक्ट हैं जिन पर भारत सरकार ही का कानून बनाती है। उसमें से नागरिकता भी एक है जिस पर यह कानून सीए का बनाया गया है। स्टेट की सूची में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जिस पर कानून सिर्फ स्टेट ही बना सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, केरल, जो भी स्टेट है हमारे भारत में। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कोर्ट है, पुलिस है, हेल्थ है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट दोनों में है मेरे ख्याल से, सड़क है, पंचायती राज है। इसमें स्टेट्स को 61 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर स्टेट कानून बना सकती है। और कॉन्क्रेट यानी समवर्ती सूची होती है जिसपे स्टेट भी बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसमें से किसी विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कानून बना लेती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसे मानना पड़ेगा। इसमें शिक्षा है, एजुकेशन है, बिजली है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे कुल टोटल 52 है। तो 52 सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट में हुए, 61 जो है स्टेट में हुए और 100 के करीब जो है वो सेंट्रल में हुए। तो
नागरिकता जो कानून बना है ये केंद्र का विषय है। तो अब चूंकि ये नागरिकता से जुड़ा है तो इस पर जो है हाई कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं कि करीब करीब 200 से ज़्यादा जो याचिकाएं हैं वो पेंडिंग हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला लेना है। तो अब देखना ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट का इस कानून पे क्या फैसला आता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट होम मिनिस्ट्री ने अपनी दाखिल की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ 6 समुदायों को सदस्यों को नागरिकता देता है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत जो लोग आए थे उनको नागरिकता मिलेगी और इस कानून से भारतीय नागरिक के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। तो यानी अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिमों को जो डर है इस बात का कि वो 2म दर्जे के नागरिक हो जाएंगे या उनकी नागरिकता छिन जाएगी, वो ऐसा नहीं है। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप भारत की नागरिकता के लिए 11 साल से आप भारत में रह रहे हों, लेकिन जो सीए लागू हुआ है इसके मुताबिक अगर आप 6 साल से भी हैं, गैर मुस्लिम हैं और 6 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको वो नागरिकता मिल जाएगी। बाकी लोगों को 11 साल का टाइम भारत में गुजारना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ये कुल मामला है। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे सारी निगाहें सबकी जो है उस पर टिक जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है और कुछ स्टेट्स, जैसे मैंने 2 स्टेट्स के नाम लिए, बंगाल, केरल और टू सम एक्सटेंट बिहार, इनमें जो है किस तरह से रिएक्शन होता है और किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, खासकर इनके नेता जो है उन पे नज़र बनी रहेगी। तो बात सुप्रीम कोर्ट की है तो सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन कल आया है जो अखबारों की दूसरी बड़ी खबर बनी है आज, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को झटका देते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया है और आज शाम 5 बजे तक एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज पेश करने होंगे, सारी जानकारी देनी होगी, सारा बॉन्ड संबंधी विवरण, चुनावी बॉन्ड संबंधी विवरण, कितना जारी हुआ, किसने खरीदा, किसने बजाया, क्या किया, वो सारी जानकारी उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश या निर्देश के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर ये पूरी जानकारी, पूरा विवरण चुनावी बॉन्ड संबंधी अपलोड करना होगा। तो ये 2 बड़ी खबरें थी। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई के द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दे दिया है। पीठ ने एसबीआई को नोटिस दिया कि यदि बैंक उसके निर्देशों और समय सीमा का पालन करने में असफल रहता है तो शीर्ष अदालत 15 फरवरी को जो उसने अपना फैसला दिया था इसके बारे में उसकी अवज्ञा मानी जाएगी, यानी अवमानना मानी जाएगी और इसके खिलाफ, यानी एसबीआई के खिलाफ अवमानना का वो केस चलेगा। तो ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये फैसला दिया है और इसके पहले 15 फरवरी को केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जैसा कि आपको पता है, और इसे गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था और कहा था कि जनता को या वोटर्स को ये जानने का हक है कि जिन पार्टियों को, राजनीतिक दलों को वो वोट देते हैं तो उनको पैसा कहाँ से मिलता है, चंदा कहाँ से मिलता है, कितना मिला है, इसकी जानकारी वोटर्स को होनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। तो ये उस समय जब आदेश हुआ था 15 फरवरी को तो 6 मार्च की डेट तय की गई थी और 6 मार्च की डेट तय करने के ठीक 6 मार्च से ठीक 2 दिन पहले 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, मूव की और बोला कि साहब ये तो बड़ा टेक्निकल काम है, इसमें टाइम लगेगा, आप हमको 30 जून तक का समय दीजिए। तो उस समय ये कहा गया कि मतलब ये चुनाव के बाद, चुनाव के पहले नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा एप्लीकेशन मूव किया है।
तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे थी कि सुप्रीम कोर्ट देखना है कि इस पर क्या फैसला लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया कि कोई मुरुवत नहीं मिलेगी, आप सीधे सीधे आज शाम 5 बजे आने जानी। आज हो गई 12 मार्च है ना आज, तो 12 मार्च के शाम को 5 बजे तक, मंगलवार की शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में SBI को सारी जानकारी मुहैया करानी होगी। और आज मैं थोड़ा जल्दी इसलिए शुरू कर दिया कि मुझे बाहर जाना है, और आप लोगों को बता दूं कि मैं अयोध्या धाम जा रहा हूं भगवान श्री राम के दर्शन करने। तो वहां का भी ब्यौरा आपके सामने पेश करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, अपनी हिम्मत और विश्वास बनाए रखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।